जय हिंद और नमस्कार सारे अभ्यर्थी मित्रों व दर्शक गण। ग्रोथपॉइंट यूपीएससी के संधि सेवा एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी 13 जुलाई 2021 के एकमात्र सत्र में मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक इंडियन एक्सप्रेस के लेख के बारे में देखना है। एक ही महत्वपूर्ण लेख मिला जो कि तालिबान और अफगानिस्तान का जो आज परिदृश्य है उसकी चर्चा करता है, उसका विश्लेषण हमारे सामने पेश करता है। कैसे वॉशिंगटन अपने आप में अफगानिस्तान से निकल गया, अफगानिस्तान से अपनी जो सैनिक हाजिरी थी वो वॉशिंगटन ने लगभग जीरो कर दी है। तो अब इसके क्या रिपरकशंस होंगे, साथ ही में पड़ोसियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया भी एक अफगानिस्तान का पड़ोसी है। तो भारत के संदर्भ में भी देखना है और अपने आप में यह पूरे पूरे प्रदेश के संबंध में भी हम लोग यह पूरी चर्चा को देखने का प्रयास करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का लेख है, बहुत ही अच्छा है, महत्वपूर्ण है। साथ ही में अगर इसके टाइटल की बात करें तो टाइटल इसका कहता है तालिबान 2.0 एंड द अफगान टेस्ट, यानी कि अब तालिबान जो है वो फुल सेट है अपनी दूसरी इनिंग शुरू करने के लिए, क्योंकि आफ्टर एन इंटरप्शन ऑफ अमेरिका फॉर अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स अब तालिबान फिर से अपना सर जो है वो ऊंचा कर रहा है। तो देखना है कि क्या इस पूरी परिस्थिति से अफगानिस्तान में जो हिंसा है वो और बढ़ेगी या शांति की स्थापना होगी। देखेंगे, यह जवाब जो है वो हमें समय ही दे सकता है, मगर यहाँ इस पूरी घटना का हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं, उसके रिपरकशंस का एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं। देखेंगे ऑन द अदर साइड एक प्रतीकात्मक इमेज है यूएस मिलिट्री की, जो कि अपने आप में अफगानिस्तान से विड्रॉ हो रही है। देखिए यहाँ यह जो सारे जवान है वो अपने आप में अमेरिका की फ्लाइट के लिए ही खड़े हैं और वे रवाना हो रहे हैं फिर से इस 20 वर्ष लंबी चलने वाली लड़ाई में जो है लड़ाई से। और ये लड़ाई अपने आप में आतंकवाद के विरुद्ध थी और मानव इतिहास में आतंकवाद के विरुद्ध सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो यह कह सकते हैं सबसे बड़ा युद्ध था अगेंस्ट टेररिज्म ऑफ अमेरिका। ठीक है, तकरीबन 20 वर्ष चला। तो देखना है कि अब यहाँ से एक ही झटके में ऐसे जो है उतावले निर्णय से अब अफगानिस्तान तालिबान के हाथों में आ गया है और तालिबान का प्रभाव वहाँ निरंतर बढ़ रहा है। तो यह पूरी चीज़ों का हमें यहाँ आज जो है स्पष्टीकरण करना है। साथ ही में अगर डिजिटल रेप्लिका की बात करें इस पर्टिकुलर लेख की, तो यह डिजिटल रेप्लिका है जो कि इंडियन एक्सप्रेस के डिजिटल पोर्टल के ऊपर छपी है और इसमें टाइटल जो है वो दिया गया है रीजनल पावर्स एंड द अफगानिस्तान क्वेश्चन। यस, जो प्रादेशिक शक्तियाँ हैं अब उनके ऊपर उनका दायित्व बन गया है कि अब वो अफगानिस्तान को लेकर किस प्रकार की नीति निर्माण करे, किस प्रकार की नीतियां बनाए ताकि अफगानिस्तान में शांति कायम रहे, तालिबान जो है वे युद्ध के रास्ते ना जाए और अफगानिस्तान में एक और गृह युद्ध शुरू न हो जाए। प्लस अगर इसकी फिजिकल रेप्लिका की बात करें, फिजिकल न्यूज़पेपर की, तो उसमें तालिबान 2.0 एंड द अफगानिस्तान या अफगान टेस्ट के नाम से यह लेख छपा है, जो आज हमारा मुख्य टाइटल था। प्लस एग्जाम रिलेवेंस की बात करें इस लेख की, तो जीएस पेपर 2 के साथ यह लेख को हम लोग जोड़ सकते हैं। इसमें इंटरनेशनल जो अफेयर्स है उनके साथ यह जोड़ सकते हैं, इंटरनेशनल या रीजनल अफेयर्स भी कह लीजिए या इंडियाज इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान इश्यू भी कह लीजिए। यह सारी चीज़ें जो है वो अपने आप में यहाँ जीएस पेपर 2 के तहत हम लोग देख सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स का तो ये इश्यू अवश्य है ही है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल अफेयर्स, या आप कह लीजिए रीजनल अफेयर्स। ठीक है, तो इस मुद्दे के साथ आज का यह लेख जुड़ा हुआ है। प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस की दृष्टि से और इंटरव्यू की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। साथ ही में एक सामान्य समझ को भी विकसित करने के लिए यह मुद्दा अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखेंगे इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करेंगे आमतौर पे इस सेगमेंट के तहत, यानी कि रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस, संशोधित संपादकीय विश्लेषण के इस सत्रों में हम लोग यह कार्यसूची के तहत काम करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात करते हैं, देखते हैं लेख ने क्या आधार लिया है, लेखक ने क्या आधार लिया है। फिर बाद में जो महत्वपूर्ण बातें हैं लेखों में जो दी गई है, अलग अलग परिभाषाएं हो या कोई ऐसी नई बात हो, कोई ऐसे आंकड़े हो, कोई लेखक का अपना संशोधन हो, तो वो यहाँ हम लोग उसका जिक्र करते हैं। और आखिरी में अगर लेख परिपूर्ण ना हो या ऐसा कोई एकेडमिक दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट रहे हो लेख में, तो हम लोग यहाँ उसे संशोधित तत्वों के रूप में उसे यहाँ शामिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च एलिमेंट्स, और वो हमारे होते हैं इनपुट्स। ठीक है, मगर आज की बात करें स्पेसिफिकली विशेषतः, तो आज हमें ये 2 बिंदु के ऊपर पूरा लेख देखना है। लेख के निष्कर्ष को तपासेंगे, देखेंगे और साथ में जो महत्वपूर्ण बातें की गई है लेखक के द्वारा, जो अपने आप में
उनका एक बहुत ही गहरा और अच्छा संशोधन है, उसका सहारा लेंगे, उसका रेफरेंस लेंगे और यहाँ चीज़ों को समझेंगे, स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करेंगे मुख्य चर्चा लेखक के निष्कर्ष से। देखिए, हमें यहाँ देखना है कि सबसे प्रथम तो यह आज की जो चर्चा है वो चर्चा में क्यों है, आज का जो मुद्दा है वो चर्चा में क्यों है, सबसे प्रथम तो हम लोग यहाँ से देखेंगे वाई इन न्यूज़, यानी कि चर्चा में क्यों है। वॉशिंगटन से पुष्टि मिल रही है कि 90% सैनिक वापस ले लिए गए हैं। यस, वॉशिंगटन ने अब ये जो है पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि यस, वी हैव विड्रॉन अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ आवर ट्रूप्स फ्रॉम द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, 90%। जहाँ वे लोग 20 साल से रह रहे थे, बहुत ही इंटेंसिव आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन चल रहे थे, अलकायदा के लीडर्स को, अलकायदा को उन्होंने एलिमिनेट भी किया, मगर अब यह जो फैसला आ रहा है वो अपने आप में परिपक्व है और अमेरिका वहाँ से निकलने की बात कर रहा है। इनफैक्ट ऑलरेडी निकल गया है, ऑलमोस्ट निकल गया है। साथ ही में ऑन द अदर एंड तालिबान भी क्लेम कर रहा है कि उन्होंने लगभग 85% अफगान भूमि के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया है। अभी तो 90% ही सैनिक गए हैं, 10% अभी सैनिक अमेरिका के हैं वहाँ, मगर तालिबान जो है वो अपना सर फिर से उचक रहा है और उनके द्वारा जो दावा हो रहा है वो है कि 85% ऑफ अफगान लैंड डोमिनेटेड। और यह दावा सच हो भी सकता है, क्योंकि जब से यह प्रक्रिया शुरू हुई है, अमेरिका ने जब से यह प्रक्रिया सैनिकों को वापस लेने की शुरू की है, तब से तालिबान जो है वो अपने आप में अफगानिस्तान के एक एक विस्तारों को अपने आधिपत्य के नीचे ले रहा है। सबसे प्रथम शुरुआत दक्षिण अफगानिस्तान से हुई थी और आज परिस्थिति ये है कि नॉर्दर्न अफगानिस्तान, सेंट्रल अफगानिस्तान और साउथ में तो है ही है, तो साउथ के सिवा इन दो भागों में भी यहाँ अब तालिबानों का जो है एक आधिपत्य स्थापित हो गया है। भले ही यह क्लेम झूठा हो, भले ही 85% जो अफगान की भूमि पर आज उनका प्रभुत्व ना हो, मगर आने वाले समय में यह 100% जो है यहाँ तक वे पहुँच जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में आज जो मिलिट्री वैक्यूम की परिस्थिति उत्पन्न हुई है अमेरिका के इस फैसले से, आज अफगानिस्तान में मिलिट्री वैक्यूम हो गया है, तो इस मिलिट्री वैक्यूम का लाभ यहाँ तालिबानों के द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि तालिबान अपने आप में हिंसक है, हथियारबंद जो है हिंसा में अपना विश्वास रखते हैं और आए दिन वे हिंसा बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि भले ही फिलहाल यह दावा गलत हो, मगर आने वाले जो है समय में यह दावा सच्चा साबित हो सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर देखें तो इस लेख में अमेरिका की जो यह नीति है, यह नीति से क्या प्रभाव पड़ेगा उसका भी यहाँ गहरा विश्लेषण किया गया है। प्रादेशिक शक्तियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अफगानिस्तान के जो इमीडिएट नेबर्स है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सारी चीज़ों को हमें यहाँ आज हमें समझना है और इन चीज़ों को समझने में यह लेख हमें बहुत ही मददरूप साबित होगा। देखेंगे ये बात रही निष्कर्ष की। अब अगर महत्वपूर्ण बातों से शुरू करें तो अमेरिका का फैसला जो है, जो आज उन्होंने अपना जो है अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत, देखिए यहाँ जो आज विड्रोवल का जो फैसला लिया गया है अमेरिकन नेतृत्व के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिया गया है उनके नेतृत्व में, जब वे अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब, तो ये अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के नीति के तहत लिया गया है, क्योंकि वे अपने आप में दूसरे राज्यों में, दूसरे राष्ट्रों में उनके आंतरिक संघर्षों में न उलझ कर वे अपना ध्यान, अपने संसाधनों को अमेरिका में ही केंद्रित करना चाहते हैं। तो उस फैसले को यहाँ परिपक्व बताया गया है, क्योंकि अफगानिस्तान भी तैयार नहीं था, ना कि प्रादेशिक शक्तियाँ जो है वे तैयार थी, और तालिबान जो है वो भी अपने आप में उसका जो वजूद है वो भी मिटा नहीं है। भले ही वो आज से 20 वर्ष पहले जितना स्ट्रेंथन था इतना नहीं है, जितना मजबूत था उतना नहीं है, मगर फिर भी मजबूत तो है। इस फैसले से एक वैक्यूम खड़ा हो गया, जैसे हमने जो जिक्र किया देर पहले ही, मिलिट्री वैक्यूम की परिस्थिति है। तो इन परिस्थिति में यह फैसला अपने आप में अपरिपक्व है। प्रादेशिक ताकतें हावी होंगी, यस, ये तो होना ही है। जो आजू बाजू की, अफगानिस्तान की आजू बाजू की जो प्रादेशिक ताकतें हैं, जो ताकतवर है, जिनमें रशिया का समावेशन हो सकता है, चीन का समावेशन हो सकता है, तो यह सारे अफगानिस्तान के ऊपर हावी होंगे और अफगानिस्तान की नीतियों को जो है प्रभावित कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है, ऐसा लेखक को भी लगता है। साथ ही में इन प्रादेशिक ताकत में जो सबसे अहम भूमिका अगर किसी की होगी तो वो होगी एक संगठन की, जिसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
जो कि बीजिंग और मॉस्को के द्वारा बनाया गया था। 20 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 2001 में। और आंतरिक एशिया में संतुलन कायम रखने हेतु इसका जो मूलभूत उद्देश्य था वो था टू स्टेबिलाइज द पीस सिचुएशन या पॉलिटिकल सिचुएशन इन इनर एशिया, यानी कि आंतरिक एशिया में। साथ ही में यहाँ इसके साथ एक और भी इसका उद्देश्य था, जो कहता है कि मॉस्को और बीजिंग दोनों इकट्ठे हुए क्योंकि दोनों को डर था कि जो आज अमेरिका इस पूरे क्षेत्र में लोकतंत्र के स्थापना हेतु कार्य कर रहा है, लोकतंत्र को प्रोत्साहन दे रहा है, तो वो अपने आप में इन दो देशों के लिए, इन दो साम्यवादी देशों के लिए, चाहे चीन हो चाहे रशिया हो, इनके लिए खतरा था। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एससीओ की स्थापना की गई थी। अब लेखक ने यह क्लेम किया है कि इस नए डायमेंशन में, आज इस नए समय में अफगानिस्तान की इस रणनीति में जो प्रादेशिक शक्ति हावी होगी वो होगी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसके मेंबर्स की बात करें, इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स की बात करें, तो हमारे पास एक टेबल रेडी है जिसके तहत चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। और वो टेबल कहता है कि देखिए यहाँ, दिस आर द मेंबर नेशंस एंड दिस आर ऑब्जर्वर नेशंस। मेंबर नेशंस इंक्लूड चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। यानी कि मोस्ट ऑफ जो मध्य एशियाई कंट्रीज है, मध्य एशियाई तो नहीं मगर आप कह सकते हैं कि चीन के करीब की जो कंट्रीज है वो सारी यहाँ इनमें जो है समाहित है। पाकिस्तान और इंडिया अलग से है। तो दो साम्यवादी, फिर ये सारे यूएसएसआर के टुकड़े, सोवियत संघ के टुकड़े, ये सारे, और अन्य दो पाकिस्तान और इंडिया, इतने इसके मेंबर नेशन है। और ऑब्जर्वर स्टेट्स की बात करें तो इनमें ईरान शामिल है, अफगानिस्तान है, मंगोलिया है, बेलारूस है। तो अब अफगानिस्तान में ऐसी गतिविधियां चल रही है, ऐसा भारी भरकम फेरफार हो रहा है, सुधार हो रहा है, तो यहाँ 100% एससीओ की भूमिका जो है वो निर्णायक रहेगी, अहम रहेगी। फिर आगे देखें तो वर्ष 2001 में अलकायदा को खत्म करने अमेरिका अफगानिस्तान पहुंचा। यस, जब एससीओ की स्थापना हुई तो उसके कुछ महीनों के बाद या तकरीबन कुछ समय के बाद कह लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स जो गिराए गए वो अलकायदा के द्वारा जो है उस घटना को अंजाम दिया था। ये अमेरिका ने खोजा और अमेरिका ने जो तालिबानों के आधिपत्य के नीचे जो अलकायदा पनप रहा था, जो नरिश हो रहा था, जो प्रॉस्पर हो रहा था, फल फूल रहा था, उसे खत्म करने के लिए यहाँ 2001 में अमेरिका जो है वो वहाँ पहुँचा। मगर यहाँ देखने वाली बात यह है, नोंदनीय बात यह है कि अलकायदा को जब खत्म करने अमेरिका पहुँचा तो इसका विरोध ना तो बीजिंग ने किया यानी कि चीन ने किया, और ना तो किया मॉस्को ने यानी कि रशिया ने। किसी ने भी विरोध नहीं किया क्योंकि सब जानते थे कि अपने आप में आतंकवाद जो है वो एक हानिकारक है, उसे खत्म करना होगा। तो यहाँ जब अलकायदा के उद्देश्य के साथ अफगानिस्तान की धरती के ऊपर जब अमेरिकन सैनिकों ने अपना पांव रखा तो इन दो देशों को कोई दिक्कत नहीं थी। मगर जब उनकी मिलिट्री प्रेजेंस यानी कि यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस जब अफगानिस्तान में एक्सटेंड होने लगी तब उनको धीरे धीरे तकलीफ होना शुरू हुआ, ऐसा हमें यहाँ प्रतीत होता है। आज अमेरिका के इस फैसले से कई सारे देश खुश है। यस, कई सारे देश खुश है, जिनमें बीजिंग है, मॉस्को है, तेहरान है, रावलपिंडी है। ठीक है, अलग अलग अपने अपने उनके जो है अमेरिका के साथ प्रश्न है, अमेरिका के साथ समस्या है, इसलिए ये लोग बहुत ही खुश हो रहे हैं। जिनमें मॉस्को आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका और मॉस्को आमने सामने थे, प्लस अमेरिका ने 1980s में अफगानिस्तान में जिहादी मूवमेंट को प्रोत्साहित किया था, जो कि अपने आप में मॉस्को या रशिया के खिलाफ थी, सोवियत यूनियन के खिलाफ थी। तो रशिया को उस अमेरिका के जो है कार्य से आपत्ति है। फिर बीजिंग, तो बीजिंग को तो अमेरिका से आपत्ति है ही है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, जग जाहिर है। तेहरान भी अमेरिका के साथ समस्याओं में जुड़ा हुआ है, अमेरिकन सैंक्शंस काफ़ी बार हमने देखा है। ठीक है, और रावलपिंडी भी जो है अपने आप में छुपी दृष्टि से, ना कि सार्वजनिक दृष्टि से मगर छुपी दृष्टि से अमेरिका के विरुद्ध है, क्योंकि वो चाइना के करीब है, चाइना को समर्थन देता है। तो यहाँ इन चार देशों में जो है खुशी का माहौल में दिख रहा है। वॉशिंगटन के इस फैसले से ये लोग अमेरिका की हार के रूप में इसको बता रहे हैं। और चाइना ने तो ये बोला कि अब जो अमेरिका
अमेरिका की जो अधोगति चल रही है, यानी कि उसका जो ग्राफ है वो डिक्लाइनिंग है, तो ये इसका ही भाग है। यहाँ चीन तो वहां तक बोल गया, मगर दीर्घकालीन समस्या तालिबान से उत्पन्न हो सकती है। यस, फिलहाल भले ही ये देश खुश रहे, मगर अपने आप में मानवता के लिए, प्रादेशिक शांति के लिए, आतंकवाद को नाबूद करने की दृष्टि से हमें अगर जानना है, बताना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि तालिबान दीर्घकालीन दृष्टि से अवश्य हानिकारक है। वे पूरे प्रदेश को, पूरे विश्व को हानि पहुंचा सकते हैं। फिर आगे देखें तो अगर मॉस्को बीजिंग की बात करें तो देखिए, दोनों में से एक भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान फिर से तालिबानों के लिए एक हॉटबेड बने, तालिबानों की या आतंकवाद की एक जन्मभूमि बने। दोनों में से एक भी देश नहीं चाहेगा। दोनों नहीं चाहेंगे अफगानिस्तान में आतंकवाद उत्पन्न हो, दोनों नहीं चाहेंगे। प्लस बीजिंग के लिए एक और समस्या है, और वो समस्या ये है कि उसके शिजियांग प्रोविंस के उइगर मुसलमान, आपने भी कई बार सुना होगा उइगर मुस्लिम्स, क्योंकि वहाँ चीन के द्वारा जो है एक होमिसाइड हो रहा है, और यूएन में भी यह मुद्दा जो है वो काफ़ी बार चर्चा में रहा है। तो संभवतः चीन को ऐसा अंदेशा है या एक मानना है कि तालिबान अगर पावरफुल होगा तो वो यहाँ चीन में ये जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है, जिनके साथ चीनी तंत्र बहुत ही बदसलूकी करता है, उनके मानवाधिकार छीनता है, तो तालिबान इनको मदद करेगा और ये ताकतवर होंगे। चीन में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी। ये एक बीजिंग के लिए अलग से चिंता है। रही बात रावलपिंडी की, तो रावलपिंडी को अपनी जो ईस्ट दुरांत लाइन है, यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जुड़ती जो सरहद है, जो सीमा है, उसे ईस्ट दुरंद या मात्र दुरंद लाइन कहते हैं। मगर उसका जो पूर्वीय भाग है, ये पूर्वीय भाग अपने आप में बहुत ही हिंसा से लथपथ है, और यहाँ फिर से हिंसा जो है वो बढ़ सकती है, ऐसी पाकिस्तान को आशंका है, चिंता है। एंड एक पाकिस्तानी ग्रुप है जिसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, जो पाकिस्तान विरोधी है, पाकिस्तान में भी आतंकवादी हमले करवाता है, उसे अफगानिस्तान में आज जगह मिल रही है। तो अगर तालिबान जो है वो 100% सत्ता में आ गए, तो यहाँ ऐसे सारी चीज़ें जो है वो फ्लरिश हो सकती है, वो प्रॉस्पर हो सकती है, जिसकी चिंता यहाँ रावलपिंडी को है। ये बात रही कुछ पड़ोसियों की चिंताओं की। अब आगे देखें तो अफगानिस्तान में फिर से गृह युद्ध। यस, अब अगर इंटरनल बात करें अफगानिस्तान की ही परिस्थिति की, तो देखिए, आज तो तालिबान जो है वो बहुत ही अच्छी बातें कर रहा है कि हम लोग मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम लोग हिंसा को भड़काएंगे नहीं। तालिबान जो है वो किसी भी प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगा, अफगानिस्तान की धरती को आतंकवाद के जन्म के लिए नहीं उपयोग में लेने देंगे। यह सारी शर्तें आज तालिबान बहुत ही अच्छी तरीके से लगा रहा है। मगर अगर तालिबान अपने आप में पूरी अफगानिस्तान की आबादी को साथ में लेकर नहीं चला, तो फिर से अमेरिका में गृह युद्ध होने की आशंका है, और ये विश्व के सारे विशेषज्ञों के द्वारा यह बात कही जा रही है। क्योंकि तालिबान का अगर रिकॉर्ड देखें तो वो हिंसात्मक एक ग्रुप है, और मात्र इसका जो रिप्रेजेंटेशन है अफगानिस्तान की आबादी में वो भी लिमिटेड है। तो इस पर्टिकुलर कारण की वजह से वहाँ गृह युद्ध होने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब भारत के संदर्भ में देखें तो भारत को कुछ नहीं करना है, क्योंकि अपने आप में भारत जो है वो जब तक अमेरिकन प्रेजेंस थी तब तक तो शांति वाला जो है पूरा कालखंड था। भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपनी ट्रीटीज़ भी बढ़ाई, बायलैटरल रिलेशंस भी बढ़ाए, भारत अफगानिस्तान को मदद भी कर रहा है, ठीक है। मगर अब तालिबान के हाथ में अगर अफगानिस्तान की कमान आ गई तो भारत को क्या करना है? भारत को मात्र और मात्र धैर्य रखना है। धैर्य रखने से, समय पसार होने से चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। तालिबानी रूप जो है वो भी स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वो कंस्ट्रक्टिव है, क्या वो डिस्ट्रक्टिव है। जैसे आज वे लोग क्लेम कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टिव, मगर वो तो समय ही बताएगा कि क्या होगा आगे। तो यहाँ भारत को धैर्य रखना है। और एक चीज़, SCO,
जो एससीओ के जो कार्य है, जो गतिविधि है, उसको भारत को फॉलो करना है, उसका अनुपालन करना है भारत को। ठीक है, तो यही सारी चीज़ों को करने से भारत जो है वो इस अफगानिस्तान के तालिबान क्राइसिस में से उभर सकेगा और अमेरिका का जो इस परिपक्व फैसला है उसका कम से कम नुकसान भारत को चुकाना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें थी जो आज हमें यहाँ जाननी थी। जैसे मैंने आपको बताया, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अहम मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स का मुद्दा है, करंट अफेयर्स का भी है। तो हमें कहीं पर भी सामान्य ज्ञान के पेपर में या करंट अफेयर्स के पेपर में कहीं पर भी ये चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती है। अगर ऐसी चीज़ों को हमने समझा है तो हमारे लिए ये बेहतर रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम दिस साइड। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। साथ ही में अगर आप महत्वाकांक्षी छात्र है एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रोथमोट यूपीएससी के साथ आज ही जुड़े। आपका जनरल स्टडीज़ का जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है वो यहाँ हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अध्ययन करवाएंगे। साथ ही में करंट अफेयर्स के ऊपर भी हम लोग फोकस देंगे। प्लस अगर आप ग्रोथमोट यूपीएससी के चैनल में आए तो आप प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। अलग अलग प्लेलिस्ट के तहत हमारे अलग अलग सेगमेंट्स चल रहे हैं जिनमें परीक्षा उपयोगी, बहुत उपयोगी, सबसे प्रथम तो यही सेगमेंट जिसके तहत हम लोग आज खड़े हैं, चर्चा कर रहे हैं, रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस। साथ ही में इकोनॉमिक्स सर्वे की भी जो सीरीज चल रही है जिसके तहत तकरीबन 16 लेक्चर्स खत्म हो गए हैं, 4 लेक्चर्स अभी आने बाकी है, 4 अलग अलग चैप्टर्स के। प्लस इंपॉर्टेंट एक्ट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, बहुत ही महत्वपूर्ण, सारी परीक्षा के लिए उपयोगी, इसकी भी सीरीज चल रही है जिसमें तकरीबन 30 से अधिक जो है अलग अलग कानूनों का हमने अध्ययन कर लिया। वो भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप उसे देखें, आपको वो बहुत ही फायदा जो है उससे पहुंचेगा। और उसके बाद स्टैटिक के लिए हाइपोथेसिस सेगमेंट के तहत हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की फिलहाल चर्चा कर रहे हैं, तो वो भी आप देखिए, वो भी आपको उपयोगी होगा। और साथ में आपके फ्रेंड्स, आपके ग्रुप में, आपके सर्कल में हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारी मेहनत उन सारे महत्वाकांक्षी छात्रों तक पहुँचे जो घर बैठे अपनी सनदी सेवा एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हो। सो हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में, एक संशोधन के साथ, एक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथमोट यूपीएससी।